मैं डॉक्टर सुनीता गोयल राजकीय डूंगर महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर के भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है जो उस देश की परिस्थितियों पर आधारित होता है। प्रत्येक देश अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करता है। भारत ने भी अपने संविधान का निर्माण अपनी संविधान सभा के द्वारा किया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण करना चाहा तब संविधान निर्माण करते समय उन्होंने मौलिकता के बजाय उपयोगिता को ज्यादा ध्यान में रखा। उपयोगिता को ध्यान में रखने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधानों के अंतर्गत जो अच्छे उपयोगी तत्व थे उनको अपने संविधान के अंतर्गत स्थान दिया। जैसे हम देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार एक उपयोगी तत्व है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। जिस देश में जो चीज अच्छी लगी संविधान निर्माताओं को, उन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत उसको स्थान दिया था। भारतीय संविधान ऐसा संविधान बनकर तैयार हुआ है जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि हमारा जो संविधान है वो शांति काल युद्ध काल दोनों में एक समर्थ संविधान है। तो भारतीय संविधान की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की यदि हम विशेषताएं देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यदि हम विशेषता देखते हैं तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान लिखा गया है, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान लिखित है। दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। जैसे यदि हम देखें कनाडा का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, जर्मनी का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, ये सारे संविधान लिखित संविधानों के उदाहरण हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां संविधान लिखित नहीं है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं, जैसे ब्रिटेन का है या इजराइल का, ये अपवाद स्वरूप संविधान हो सकते हैं। अधिकतर दुनिया में संविधानों का लिखित रूप ही देखने को मिलता है। भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण भी किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा जो भारत में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत राज्यों के द्वारा चुनी गई संविधान सभा थी, जिसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान को यदि हम देखें तो लिखित संविधान है। लिखित संविधान होने के कारण भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। उसे 22 भागों में विभाजित किया गया है और वर्तमान समय देखें तो 12 अनुसूचियां हैं और जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो इनमें भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। आधिकारिक रूप से यही है। समय समय पर अनुच्छेद जैसे कई किताबों में 444, 440 ऐसे मिलते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से हम कह सकते हैं 395 अनुच्छेद है, 22 भागों में विभाजित किया गया है, 12 अनुसूचियां हैं। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान की पहली विशेषता लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। और यदि हम देखें भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता के अंतर्गत यदि हम देखें तो भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है। विस्तृत संविधान या व्यापक संविधान हम कह सकते हैं। भारतीय संविधान व्यापक संविधान क्यों है? भारतीय संविधान को व्यापक संविधान कहने का कारण ये है कि जहां अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान के अंतर्गत हम देखें तो 147, जहां कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, अफ्रीका के संविधान के अंतर्गत हम देखें 153 अनुच्छेद है। उस तुलना में यदि भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक विस्तृत, एक व्यापक संविधान है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारत का संविधान इतना विस्तृत क्यों हो गया, इतना व्यापक संविधान क्यों है? तो भारतीय संविधान के विस्तृत होने में, व्यापक होने के भी कुछ कारण हैं। जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया गया है।
संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण करने के कारण भारतीय संविधान में जहाँ संघात्मक शासन होती है वहाँ शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र की अपनी शक्तियाँ होती है, राज्यों की अपनी शक्तियाँ होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और विधायी संबंध, इन दोनों संबंधों का वर्णन संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से किया गया है। इस कारण से भारतीय संविधान व्यापक हो गया है। दूसरा कारण यदि हम देखें तो भारतीय संविधानों में मौलिक अधिकारों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। न सिर्फ मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, बल्कि मौलिक अधिकारों पर किन परिस्थितियों में क्या प्रतिबंध लग सकते हैं, उन सब का भी वर्णन किया गया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत हम देखें तो भारतीय संविधान के में जैसे कुछ विषय हैं, जैसे अल्पसंख्यकों से संबंधित विषय है, जनजाति से संबंधित विषय है, भाषा से संबंधित विषय है, कबीले, जनजातियां, इनसे संबंधित विषय है, इनका वर्णन भी संविधान के अंतर्गत कर दिया गया है। इस कारण से भी भारतीय संविधान व्यापक हो गया है। आपातकालीन स्थिति का वर्णन भी विशाल रूप से संविधान के अंतर्गत किया गया है। इस कारण से भी भारतीय संविधान विशाल हो गया है। शासन संबंधी मामलों के वर्णन, जैसे निर्वाचन आयोग है, भाषा आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इन सब का वर्णन भी संविधान के अंतर्गत ही कर दिया गया है। इसलिए भी संविधान विस्तृत हो गया है। इसी कारण से विष्णु कामत ने ये कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान है। भारत के अंतर्गत हम देखें तो भारत के अंतर्गत जो शासन संबंधी विषय है उनका भी वर्णन किया गया है। संविधान निर्माता ये चाहते थे कि कोई भी परिस्थिति है, कोई भी कारण है, उनको आने वाली परिस्थितियों के ऊपर हम नहीं छोड़े, बल्कि उनका संविधान के अंतर्गत ही वर्णन कर दे, ताकि परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। इसलिए संविधान निर्माताओं ने किसी भी चीज को अभी समय पर छोड़ने के बजाय संविधान में ही लिखना उचित समझा। इस कारण से भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान बन गया है। तो भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है। अगर हम तीसरी विशेषता देखें तो भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब ये है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संप्रभुता है वो लोक यानी कि जनता में संप्रभुता निहित है। जनता में संप्रभुता निहित है, इसका मतलब क्या है कि जो शासन की अंतिम शक्ति है वो जनता के हाथ में निहित है। शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में कैसे निहित है? तो शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता के हाथ में इस तरह से निहित है कि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन होता है, चाहे वो राज्य के प्रतिनिधि हो, चाहे वो केंद्र के प्रतिनिधि हो। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है भारतीय संविधान। अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है। राज्यों के प्रतिनिधि भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसी प्रकार जो संविधान है उसका निर्माण भी किसने किया है? जनता ने किया है। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों ने ही संविधान का निर्माण किया है। संविधान को स्वीकार किसने किया है? जनता ने किया है। हम इस संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। ये किसने कहा? भारतीय जनता ने कहा। तो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित भारतीय संविधान है। इसकी हम नेक्स्ट विशेषता देखें तो भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट इसकी विशेषता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान संपूर्ण, इसमें 3 तरह की विशेषताएं आ गई हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों ही रूपों से अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। किसी भी बाहरी सत्ता का भारतीय संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आंतरिक क्षेत्र में कोई कानून बनाना है, कोई निर्णय करना है, कोई नीति बनानी है, कोई आयोग बनाना है, कोई नियम बनाना है, अध्यादेश जारी करना है,
किसी भी प्रकार के नियम अधिनियम किसी के लिए भी भारतीय सत्ता को किसी और सत्ता से आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, बाह्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई संधि करनी है, समझौता करना है, कोई भी नीति बनानी है, अपना निर्णय लेना है, किसी समझौते में शामिल होना है, नहीं होना है, ये सब भारत की सत्ता स्वयं निर्धारित करती है। उसे किसी और से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, किसी दूसरी सत्ता का हस्तक्षेप इसके अंतर्गत नहीं है। नेहरू जी ने भी कहा था कि हमारा जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक शासन का मतलब भारत ने लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। भारत ने लोकतंत्र को भी एक विस्तृत रूप में ग्रहण किया है। लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक रूप से लोकतंत्र को ग्रहण किया है ऐसा नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान में आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र, इन तीनों रूपों में लोकतंत्र को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट इसकी विशेषता, भारत न सिर्फ लोकतंत्र है बल्कि गणराज्य भी है। लोकतंत्र भी है, गणराज्य भी है। गणराज्य का मतलब जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के अंतर्गत लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां पर उस शासन को हम गणराज्य नहीं कहेंगे। गणराज्य शासन का मतलब ये होता है जहां शासन का सर्वोच्च प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो उसे हम गणराज्य कहते हैं। ब्रिटेन के अंतर्गत जो सम्राट है वो वंशानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त करता है, तो इसलिए हम उस शासन को गणराज्य नहीं कहेंगे। भारत में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हम जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसलिए भारतीय संविधान को हम गणराज्य भी कह सकते हैं। तो नेहरू जी की कोटेशन हम देख सकते हैं कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो संविधान है, वो पूर्ण रूप से गणतांत्रिक राज्य है। नेक्स्ट अपन विशेषता देखते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान समाजवादी राज्य है। समाजवादी संविधान कह सकते हैं, समाजवादी शासन व्यवस्था कह सकते हैं। भारतीय संविधान जब बना था उस समय समाजवादी शब्द नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि समाजवादी शब्द एक संकुचित अर्थ में उस समय प्रयोग किया जाता था कि जब शासन की अर्थव्यवस्था के ऊपर संपूर्ण रूप से राज्य का अधिकार हो तो उसे समाजवादी राज्य कहा जाता है। तो उस समय भारत का जब संविधान बना था, समाजवादी शब्द को ग्रहण नहीं किया गया था। समाजवादी जो शब्द है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में समाजवादी शब्द इसलिए जोड़ा गया था कि अब ये संकुचित अर्थ में प्रयोग नहीं होकर प्रत्येक देश अपने देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार उसे प्रयोग कर सकता है। भारत ने भी समाजवादी शब्द को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार लागू कर दिया है, इसलिए भारतीय संविधान को समाजवादी संविधान कहेंगे, लेकिन उस देश की अपनी परिस्थितियां हैं, तो भारत ने समाजवादी शब्द को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है। यानी कि भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण उद्योग है, महत्वपूर्ण अर्थ के क्षेत्र हैं, वो शासन ने अपने अधीन रखे हैं और बाकी जो उद्योग है वो निजी हाथों में संचालित होने के लिए दे दिए हैं। तो भारत ने अपने अनुसार इस शब्द का इस अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रयोग किया है, इसलिए इसे हम समाजवादी संविधान कह सकते हैं। नेक्स्ट हम विशेषता देखें भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मनिरपेक्ष संविधान का मतलब जैसे हम वेंकटरमन के शब्दों में कह सकते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान होता है वो न धार्मिक होता है, न अधार्मिक होता है, न धर्म विरोधी होता है, बल्कि धार्मिक मामलों में तटस्थ होता है। तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसका मतलब ये है कि भारत के अंतर्गत निवास करने वाले सभी लोगों को धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य के द्वारा न तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है और न ही धर्म के लिए किसी भी धर्म के विकास में, उसकी अभिवृद्धि में राज्य के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन भारत के अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है वो दो आधार पर जोड़ा गया है। जैसे धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है भारत के अंतर्गत वो सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति एक जैसा भाव, सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म सद्भाव, इन पर आधारित है। भारत का जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म सद्भाव, सभी धर्मों के प्रति एक जैसा भाव और सभी धर्मों के प्रति समान भाव, इस प्रकार भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। भारत किसी भी धर्म में अभिवृद्धि या उसके विकास के लिए प्रयास नहीं करता है और न ही भारत किसी धर्म का विरोधी है। यानी कि भारत धर्म के आधार पर कोई भेदभाव भारत में नहीं किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रत्येक जो प्रस्तावना है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म के आधार पर, अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने, अपने अंतःकरण के अनुसार धर्म मानने, उसका प्रचार करने और उसकी अभिवृद्धि करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य के द्वारा इसमें धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा हम ये देखें कि भारतीय संविधान की और क्या विशेषताएं हैं, तो और विशेषताओं के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण का मतलब क्या होता है कि संविधान में संशोधन के आधार पर, संविधान में जब संशोधन करना है उसके आधार पर संविधानों का दो रूप होते हैं। एक होता है कठोर संविधान और एक होता है लचीला संविधान। कठोर संविधान का मतलब ये होता है जब संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो हम उसे कठोर संविधान कहते हैं। यानी कि जब संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए एक विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है तो हम उसे कठोर संविधान कह सकते हैं। लचीलेपन का मतलब जब साधारण रीति से संविधान में संशोधन हो जाता है तो हम उसे लचीला संविधान कहते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत उन दोनों का सम्मिश्रण किया गया है। भारत में कुछ ऐसे संविधान में अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करने के लिए कठोर प्रक्रिया को अपनाया गया है। जैसे यदि राष्ट्रपति की शक्तियों में कोई परिवर्तन करना है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन करना है उसमें कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए जैसे कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। कठोर प्रक्रिया का मतलब विशिष्ट बहुमत, 3/4 बहुमत प्लस राज्यों की विधानमंडलों के भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति, इनके आधार पर संविधान में संशोधन होगा तो उसे कठोर संविधान कहा है। संविधान निर्माता ये जानते थे कि आने वाली परिस्थितियां का हमें पता नहीं है, इसलिए संविधान को कठोर रूप में वर्णन करना या कठोर रूप में रखना हो सकता है आने वाली परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं हो। इसलिए भारत के अंतर्गत कई ऐसे अनुच्छेद हैं, जैसे नए राज्यों का पुनर्गठन करना है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, उसके नामों में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए
लचीली पद्धति को अपनाया गया है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के आधार पर ही संविधान में संशोधन हो जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन में जो साधारण रीति से जो संशोधन होते हैं उसका भी वर्णन है और जो कठोर रीति से संशोधन होते हैं उसका भी वर्णन संविधान के अंतर्गत दिया गया है। तो भारतीय संविधान को हम कठोरता और लचीलेपन का समन्वय कह सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान को यदि हम देखें तो भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता हम कह सकते हैं, भारत ने संसदात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण किया है। शासन प्रणाली के अनेक रूप होते हैं, जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो चूंकि जो भारत है वो ब्रिटेन का गुलाम रहा था, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था भारत के अंतर्गत थी, तो भारत ने अब तक संसदात्मक शासन व्यवस्था का अनुभव किया था। इसलिए भारत ने संसदात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत। संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम कह सकते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच जो संबंध है उसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को या तो हम संसदात्मक कह सकते हैं या हम अध्यक्षात्मक कह सकते हैं। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है तो उस देश की शासन व्यवस्था को हम संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा हम देखते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि यहाँ पर कार्यपालिका का दोहरा रूप होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम देखें तो कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के यदि हम लक्षण देखें तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम पर सारी शक्तियां लिख दी जाती हैं और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब जो वास्तविक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग करती है। जैसे भारत के अंतर्गत हम यदि देखें तो भारत के अंतर्गत सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर लिख दी गई हैं। तो राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति के नाम पर लिखी गई शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करते हैं। तो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। यह हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। इंग्लैंड में जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका वहां का सम्राट या सम्राज्ञी जो वंशानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट। इसके अलावा संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इनके बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मतलब जैसे संसद हो गया, तो इनके बीच घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ संबंध का मतलब ये है कि कार्यपालिका का जो निर्माण है वो संसद में से ही किया जाता है, यानी कि जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होता है, जो भी मंत्री होंगे वो संसद में से ही लिए जाएंगे। अगर वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं तो उन्हें एक निश्चित समय अवधि के भीतर, जैसे भारत के अंतर्गत हम देखें तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपने संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। मतलब संसद का, राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है। जहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध नहीं होता, तो वहाँ पर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है। इसके अलावा जो कार्यपालिका है, यानी कि जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, वो अपने पद पर तब तक ही रह सकते हैं जब संसद के निम्न सदन में उनका बहुमत हो। यानी कि संसद का जो निम्न सदन है जैसे लोकसभा, तो लोकसभा में वो अपने पद पर तब तक ही रहते हैं जब तक कि
उनका बहुमत है। जैसे ही बहुमत हट जाता है, कार्यपालिका को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक निम्न सदन में उसका बहुमत रहता है। निम्न सदन यानी कि लोकसभा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को अपने पद से हटा सकती है। इसके अलावा जो संसद के सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं, काम को प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, निंदा प्रस्ताव का पारित कर सकते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन आधारों पर भी वो कार्यपालिका को अपनी नियंत्रण में रखते हैं। इसके अलावा जो कार्यपालिका का प्रधान है यानी कि प्रधानमंत्री है, वो भी जो राष्ट्रपति है उसको कहकर निम्न सदन को भंग कर सकता है। यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। भारत में भी नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका है। भारत के अंतर्गत भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। भारतीय संविधान की और भी विशेषताएं हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।